रखा था, जिसकी आज की कीमत भारतीय रुपयों में 600 करोड़ के करीब है। ट्रेन के अनुभवी ड्राइवर जैक मिल्स पटरियों पर नजर गड़ाए हुए थे। तभी अचानक आगे सिग्नल लाल दिखा। नियम के मुताबिक उन्होंने ब्रेक लगाए और ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। लेकिन ये रेलवे का सिग्नल नहीं था, ये इतिहास की सबसे दुस्साहसी, सबसे चालाक और सबसे फिल्मी डकैती की शुरुआत थी। एक ऐसी डकैती जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसने ब्रिटेन की पुलिस की नींद उड़ा दी और जिसके किरदार आज 60 साल बाद भी लोगों की जुबान पर हैं। साल था 1963। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए करीब 18 साल हो चुके थे। ब्रिटेन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अभी भी बेहद मुश्किल थी। राशनिंग खत्म हुई थी, लेकिन गरीबी नहीं। लंदन की तंग गलियों में पले बढ़े कई नौजवानों के पास दो रास्ते थे, या तो मेहनत करके एक साधारण जिंदगी जियो, या फिर अपनी किस्मत खुद लिखो, चाहे जैसे भी हो। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने दूसरा रास्ता चुना। रेनॉल्ड्स का जन्म 1931 में लंदन में हुआ था। बचपन से ही उसे पढ़ने का शौक था, खासकर जासूसी उपन्यासों का। वो एक ऐसा आदमी था जो दिमाग से काम लेता था, ताकत से नहीं। युवावस्था में ही उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो इससे बड़े काम के लिए बना है। वो हमेशा कहता था कि वो एक आर्टिस्ट है और उसकी आर्ट है परफेक्ट क्राइम। उसके दिमाग में हमेशा एक बड़े आइडिया की तलाश चलती रहती थी, और वो आइडिया उसे मिला एक ऐसे आदमी से जिसका असली नाम आज तक कोई नहीं जानता। इस खबरी को लोग सिर्फ द ऑल्स्टरमन के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि वो आयरलैंड का रहने वाला था और किसी तरह बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस सिस्टम से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उसे पता था कि ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस ट्रेन में कितना पैसा जाता है और कब जाता है। उसने रेनॉल्ड्स को बताया कि हर रात ग्लासगो से लंदन जाने वाली ये ट्रेन स्कॉटलैंड के बैंकों से पुराने नोट लेकर जाती है, जिन्हें लंदन में नष्ट करना होता है। और अगस्त की उस खास रात स्कॉटलैंड में बैंक हॉलिडे की वजह से कई दिनों का जमा हुआ पैसा एक साथ जाने वाला था। वो रकम होगी कम से कम 2.5 मिलियन पाउंड। रेनॉल्ड्स ने ये सुनते ही हिसाब लगाया। 16 लोगों में बांटो तो भी हर आदमी को आज के हिसाब से करोड़ों मिलते। ये वो मौका था जिसका उसे सालों से इंतजार था। लेकिन इस काम के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, एक परफेक्ट टीम चाहिए थी। रेनॉल्ड्स ने अगले कई महीने टीम बनाने में लगाए। वो हर आदमी को पहले अच्छी तरह परखता था। उसका एक ही मापदंड था, आदमी अपने काम में माहिर होना चाहिए और जबान का पक्का होना चाहिए। सबसे पहले उसने रखा गॉर्डन गुडी को। गुडी लंदन का एक जाना माना अपराधी था, लेकिन वो सिर्फ मारपीट वाला गुंडा नहीं था, उसके पास दिमाग भी था और तजुर्बा भी। वो रेनॉल्ड्स का दाहिना हाथ बना। फिर आया बैस्टर एडवर्ड्स, एक पूर्व बॉक्सर जो अपने दिनों में रिंग में काफी नाम कमा चुका था। एडवर्ड्स की खासियत थी कि वो दबाव में ठंडा रहता था। चार्ली विल्सन को गैंग का कैशियर बनाया गया। वो गैंग का सबसे खूंखार और शांत दिमाग का आदमी माना जाता था। लूट के बाद पैसों का हिसाब किताब उसी के हाथ में था। रॉय जेम्स एक प्रोफेशनल रेसिंग कार ड्राइवर था, जिसने कई रेसों में इनाम जीते थे। उसके हाथ पहियों पर इतने पक्के थे कि पुलिस की गाड़ियां उसे पकड़ नहीं सकती थी। उसका काम था डकैती के बाद पूरी टीम को पुलिस की नजरों से बचाते हुए सुरक्षित निकालना। और फिर था रॉजर कॉर्ड्रे, दिखने में एक मामूली फूल बेचने वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका दिमाग कमाल का था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, लेकिन तारों और सर्किट से उसका रिश्ता ऐसा था जैसे संगीतकार का अपने साज से होता है। ट्रेन रोकने की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। और इस टीम का आखिरी और सबसे दिलचस्प नाम था रॉनी बिग्स। बिग्स उस वक्त कोई बड़ा नाम नहीं था। वो एक छोटा मोटा चोर था जो कभी कभी पेंटर का काम भी करता था। उसे सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि वो एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को जानता था जो इंजन को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही रॉनी बिग्स एक दिन इस पूरी डकैती का सबसे मशहूर चेहरा बन जाएगा। टीम तैयार थी, अब शुरू हुई प्लानिंग। रेनॉल्ड्स ने इसे बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह प्लान किया। उसने हफ्तों तक उस पूरे रूट का अध्ययन किया जिस पर ट्रेन चलती थी। कई रातें उसने अपनी गाड़ी में बैठकर पटरियों के किनारे बिताई, ये देखने के लिए कि किस जगह ट्रेन को रोकना सबसे आसान होगा, भागना सबसे आसान होगा और आबादी सबसे कम होगी। आखिरकार उसने वो जगह चुनी, ब्राइडगो ब्रिज, बकिंगमशायर में। एक ऐसी जगह जो मुख्य सड़क से काफी दूर थी, आसपास कोई गांव नहीं था और जहां से कई रास्ते निकलते थे भागने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रेन को ठीक वहीं कैसे रोका जाए। यहीं पर कॉर्ड्रे का दिमाग काम आया। उसने रेलवे के सिग्नल सिस्टम का बारीकी से अध्ययन किया। उस जमाने में ब्रिटेन के रेलवे सिग्नल बहुत सीधे थे। हरी बत्ती मतलब आगे बढ़ो, लाल बत्ती मतलब रुको। कॉर्ड्रे ने एक जुगाड़ निकाला जो देखने में जितना सरल था, असर में उतना ही कमाल था। हरी बत्ती पर एक काला दस्ताना चढ़ा दो ताकि वो दिखे नहीं, और एक छोटी 6 वोल्ट की बैटरी से सीधे लाल बत्ती को पावर दे दो। बस ड्राइवर को सिग्नल लाल दिखेगा और वो ट्रेन रोकेगा। पूरा काम 5 मिनट में हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सिग्नल असली नहीं था। ट्रेन रुकने के बाद प्लान था कि गैंग के कुछ सदस्य इंजन पर कब्जा करें और बाकी HVP कोच यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच पर धावा बोले। पैसे की बोरियों को एक ह्यूमन चेन बनाकर पास खड़े ट्रक में लोड करना था। पूरे ऑपरेशन के लिए समय था 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं।
क्योंकि उसके बाद पुलिस का रिस्क बढ़ जाता। भागने के बाद का ठिकाना था लेदरस्लेट फार्म, जो घटना स्थल से करीब 27 मील दूर था। एक सुनसान खेत के बीच में बना पुराना फार्म हाउस जो उन्होंने किराए पर लिया था। वहां जाकर पैसों का बंटवारा होगा, कुछ दिन रुककर हंगामा शांत होने का इंतजार किया जाएगा और फिर सब अलग अलग निकल जाएंगे। जाते वक्त फार्म हाउस को पूरी तरह साफ करके जला देना था ताकि एक भी सुराग पीछे न रहे। रेनल्ड्स ने गैंग के साथ बार बार पूरे ऑपरेशन की रिहर्सल की। हर आदमी को उसकी पोजीशन याद थी, हर कदम याद था। उन्होंने नकली मिलिट्री यूनिफॉर्म तैयार किए ताकि रात के अंधेरे में दूर से देखने पर कोई आर्मी का काफिला समझे। 7 अगस्त 1963 की शाम, सूरज ढल रहा था। गैंग के 16 सदस्य एक एक करके अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हुए और ब्राइडगो ब्रिज की तरफ निकल पड़े। उस शाम हर आदमी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, कुछ के होंठ कसे हुए थे। वो सब जानते थे कि रात जो होने वाला है वो या तो उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगा या हमेशा के लिए बर्बाद। 8 अगस्त 1963 रात के लगभग 3 बजे ब्राइडगो ब्रिज पर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। गैंग के सदस्य पटरियों के दोनों तरफ झाड़ियों में छिपे थे। कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ रात की आवाजें थी, झींगुर, हवा और दिलों की धड़कन। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज। जमीन हल्की कांपने लगी। कॉर्डरे ने अपना काम कर दिया था, सिग्नल लाल था। जैक मिल्स ने दूर से लाल बत्ती देखी और ट्रेन धीमी करनी शुरू की। भारी भरकम ट्रेन धीरे धीरे घिसटते हुए रुकी। को ड्राइवर डेविड विडबी ने खिड़की से बाहर देखा, कुछ नजर नहीं आया। वो आदमी नीचे उतरा ये देखने के लिए कि सिग्नल लाल क्यों है। जैसे ही वो नीचे उतरा, झाड़ियों से 2 नकाबपोश निकले और उसे एक झटके में दबोच लिया। विडबी ने आवाज लगाने की कोशिश की लेकिन मुंह बंद कर दिया गया। इंजन में बैठे जैक मिल्स को कुछ समझ नहीं आया। को ड्राइवर कहाँ गया? वो पलटे, तभी कैब का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर घुसा, हाथ में लोहे की छड़। मिल्स ने बचने की कोशिश की लेकिन एक जोरदार वार ने उन्हें बेसुध कर दिया। खून बहने लगा, वो गिर पड़े। इस हमले ने पूरी डकैती का रंग बदल दिया। ये प्लान में नहीं था। रेनल्ड्स चाहता था कि कोई खून न बहे, कोई घायल न हो, लेकिन जो हुआ उसे वापस नहीं किया जा सकता था। अब आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। गैंग के सदस्यों ने ट्रेन के बाकी डिब्बों को इंजन और एचवीपी कोच से अलग कर दिया। अब इंजन को करीब 1 मील आगे ले जाना था जहां ट्रक खड़े थे। इसके लिए रॉनी बिग्स का लाया रिटायर्ड ड्राइवर आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने इंजन की कैब में कदम रखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो एक पुराने भाप के इंजन का ड्राइवर था। ये नया डीजल इलेक्ट्रिक इंजन उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने हाथ खड़े कर दिए, मुझसे नहीं होगा। पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा चरमरा गया था। गैंग में से कोई भी ट्रेन चलाना नहीं जानता था। वक्त निकल रहा था, हर मिनट खतरनाक था। आखिरकार एक बेरहम फैसला लिया गया। घायल जैक मिल्स को उठाया गया। उनका सिर खून से लथपथ था, आंखें अध खुली थीं। उन्हें सीट पर बिठाया गया और बंदूक की नोक पर कहा गया, इंजन चलाओ। जैक मिल्स एक ईमानदार, मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेन चलाते हुए गुजारी थी। उस रात घायल हालत में, डर और दर्द के साथ, उन्होंने कांपते हाथों से इंजन को आगे बढ़ाया और ठीक उस जगह रोका जहां बताया गया था। ये उनकी ट्रेन ड्राइवर की जिंदगी की आखिरी यात्रा थी। अब शुरू हुआ वो 30 मिनट का एक्शन जो इतिहास में दर्ज हो गया। एचवीपी कोच पर धावा बोला गया। अंदर मौजूद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को जमीन पर लेटाया गया। किसी ने ज्यादा विरोध नहीं किया, सब डरे हुए थे। गैंग ने एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई, कोच से लेकर ट्रक तक। एक आदमी बोरी उठाता, अगले को देता, अगला उसके अगले को, और इस तरह एक एक करके 120 भारी भरकम डाक बोरियां मिनटों में ट्रक में जाने लगी। हर बोरी में नोटों के बंडल थे, हजारों, लाखों, करोड़ों। किसी के पास गिनने का वक्त नहीं था। 27 मिनट, बस 27 मिनट में 2.6 मिलियन पाउंड ट्रक में था। रेनॉल्ड्स ने आवाज लगाई, लेट्स गो। सब गाड़ियों में सवार हुए और रात के अंधेरे में गायब हो गए। पीछे छूट गई एक लूटी हुई ट्रेन, डरे सहमे कर्मचारी और जमीन पर पड़े घायल जैक मिल्स। लेदरस्लेट फार्म पर जब गैंग पहुंचा तो माहौल किसी फिल्म जैसा था। बोरियां खुली, नोटों के ढेर लग गए। लोगों ने पहली बार उतना पैसा एक साथ देखा था। कुछ लोग नोटों पर लोटपोट हो गए। शराब की बोतलें खुली, खाना बना और फिर किसी ने मोनोपोली बोर्ड निकाला। लेकिन मोनोपोली के नकली नोटों से खेलना किसे अच्छा लगता? उन्होंने असली नोटों से खेलना शुरू किया। हंसी ठहाके गूंजने लगे। 2.6 मिलियन पाउंड जीते हुए लोग असली नोटों से मोनोपोली खेल रहे थे। उस पल उन्हें लगा वो दुनिया के सबसे बड़े राजा हैं। यही वो पल था जो उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। प्लान के मुताबिक कुछ दिन रुककर उन्हें फार्म हाउस साफ करना था, सारे सुराग मिटाने थे और जाते वक्त सब जला देना था। एक आदमी को यह जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उस आदमी की नसें जवाब दे गईं। पुलिस के डर से वो पैसे लेकर भाग गया और फार्म हाउस को जैसा था वैसा छोड़ गया। उसने कुछ नहीं जलाया, कुछ नहीं साफ किया। इधर स्कॉटलैंड यार्ड हरकत में आ चुका था। ये केस सीधे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट टॉमी बटलर को सौंपा गया। बटलर ब्रिटिश पुलिस का सबसे खूंखार
और सबसे जिद्दी जासूस माना जाता था। उसके बारे में मशहूर था कि एक बार वो किसी के पीछे पड़ जाए तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उसने देश भर में अपना जाल फैला दिया। डकैती के 5 दिन बाद एक स्थानीय किसान ने पुलिस को बताया कि लेदरस्लेट फार्म के आसपास उसने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थी। पुलिस वहां पहुंची। फार्म हाउस के अंदर का नजारा देखकर फोरेंसिक टीम के जासूसों की आंखें चमक उठी। ये किसी खजाने से कम नहीं था। खाने की जूठी प्लेटें, शराब की बोतलें, खाली डिब्बे, कपड़े और वो मोनोपोली बोर्ड जिस पर अभी भी असली नोटों के निशान थे। गैंग ने जश्न में इतनी लापरवाही बरती थी कि उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि वो हर जगह अपनी उंगलियों के निशान छोड़ते जा रहे हैं। केचप की एक बोतल पर साफ उंगलियों के निशान मिले, मोनोपोली बोर्ड पर मिले, एक कप पर मिले, एक कुर्सी के हत्थे पर मिले। फोरेंसिक टीम ने दर्जनों अलग अलग फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए और उनकी मिलान शुरू हुई पुलिस के रिकॉर्ड से। एक एक करके नाम सामने आने लगे। गॉर्डन गुडी, चार्ली विल्सन, रॉय जेम्स, रॉजर कॉड्रे और कई और। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लंदन में पकड़े गए, कुछ दूसरे शहरों में। बस्टर एडवर्ड्स महीनों तक छिपा रहा, लेकिन आखिर में उसे भी पकड़ा गया। मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स 5 साल तक फरार रहा। यूरोप के कई देशों में घूमता रहा, लेकिन 1968 में उसे भी पकड़ लिया गया। 1964 में मुकदमा शुरू हुआ। ब्रिटेन के इतिहास के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक। मीडिया में रोज खबरें आती थीं। कोर्ट में जज ने पूरी घटना को हिंसा और लालच का एक घिनौना अपराध बताया। गैंग के मुख्य सदस्यों को 25 से 30 साल तक की सजाएं सुनाई गई। कुल मिलाकर सभी दोषियों को 300 साल से ज्यादा की सजा हुई। उस दौर में इतनी लंबी सजाएं सुनकर पूरा ब्रिटेन हैरान रह गया था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से ये और दिलचस्प होती है। जेल की सलाखों के पीछे रहना इन लोगों के लिए आसान नहीं था। वो लोग थे जो खुली हवा में सांस लेने के आदी थे, और वो पैसा, वो सपना, वो आजादी, सब कुछ या था। सबसे पहले चार्ली विल्सन ने तोड़ी जेल। अगस्त 1964 में, यानी डकैती के ठीक 1 साल बाद, विल्सन वॉक्सटन जेल से भाग निकला। बाहर से 3 लोग आए, रात के अंधेरे में दीवार फांदी और विल्सन को ले गए। पुलिस को अगले दिन पता चला वो कनाडा भाग गया, लेकिन 1968 में उसे वापस पकड़ लिया गया। लेकिन जो भागने की कहानी असल में अमर हो गई वो थी रॉनी बिग्स की। जुलाई 1965। बिग्स वॉर्मवुड स्क्रब्स जेल में बंद था। 30 साल की सजा। उसे पता था कि वो जब तक छूटेगा बूढ़ा और टूटा हुआ होगा। उसने ठाना निकलना है। एक रात एक ट्रक जेल की दीवार के पास आया। ट्रक की छत पर से एक रस्सी की सीढ़ी ऊपर फेंकी गई। बिग्स और 3 अन्य कैदियों ने सीढ़ी पकड़ी और दीवार फांद ली। नीचे उतरते ही वो दौड़े और ट्रक में सवार होकर अंधेरे में गायब हो गए। ये महज एक जेल से भागना नहीं था, ये 36 साल की अविश्वसनीय फरारी की शुरुआत थी। बिग्स पहले फ्रांस गया, जहां उसने अपना चेहरा बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। फिर वो ऑस्ट्रेलिया गया और वहां एक नई पहचान के साथ रहने लगा। लेकिन 1969 में पुलिस को उसकी भनक लग गई और वो वहां से भी भागा। इस बार उसने ब्राजील को चुना। रियो दी जेनेरो में बिग्स ने एक ब्राजीलियन महिला से रिश्ता बनाया, जिससे उसका एक बेटा हुआ, और यही ब्राजील का कानून उसके काम आया। ब्राजील की कानूनी व्यवस्था के मुताबिक एक ब्राजीलियन बच्चे के पिता को देश से प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन और ब्राजील के बीच इस मुद्दे पर सालों तक कूटनीतिक खींचतान चलती रही, लेकिन बिग्स वही रहा, सुरक्षित। रियो में रॉनी बिग्स एक जीती जागती सेलिब्रिटी बन गया। पर्यटक उससे मिलने आते, तस्वीरें खिंचवाते, पैसे देकर उसकी कहानी सुनते। वो खुद भी इसका पूरा फायदा उठाता। उसने एक बार एक पंक रॉक बैंड के साथ भी गाना रिकॉर्ड किया। उसकी जिंदगी एक अजीब तरह की मशहूरी और मस्ती से भरी हुई थी, लेकिन बुढ़ापे ने उसे तोड़ दिया। 2001 में कई स्ट्रोक के बाद बुरी सेहत के साथ रॉनी बिग्स खुद ब्रिटेन लौटा। उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 2009 में खराब स्वास्थ्य के आधार पर उसे रिहा किया गया। 18 दिसंबर 2013 को 84 साल की उम्र में रॉनी बिग्स की मृत्यु हो गई। उसी साल 2013 में ब्रूस रेनॉल्ड्स की भी मृत्यु हुई, 81 साल की उम्र में। जाने से पहले उसने एक आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने कहा कि उसे इस डकैती का कोई अफसोस नहीं है। उसने कहा, मेरी जिंदगी एक फिल्म की तरह थी और मैं उसका हीरो था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार ऐसा था जिसे किसी ने हीरो नहीं बनाया, जिसकी कहानी किसी फिल्म में नहीं दिखाई गई, और जो इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा पीड़ित था, जैक मिल्स, ट्रेन के ड्राइवर। उस रात उनके सिर पर जो चोट लगी, उससे वो कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। सिरदर्द, चक्कर, बेहोशी, ये उनकी रोज की जिंदगी बन गई। उन्होंने फिर कभी ट्रेन नहीं चलाई। जो आदमी 30 साल से ट्रेन चला रहा था, उसकी पहचान, उसका काम, उसका जुनून, सब एक रात में छिन गया। 7 साल बाद 1970 में 64 साल की उम्र में जैक मिल्स की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का मानना था कि सिर की चोट ने उनकी सेहत को कभी ठीक नहीं होने दिया। उस रात के जुर्म के लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। जिन लोगों ने ये डकैती की, उनमें से ज्यादातर ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि की तरह याद किया। लेकिन जैक मिल्स की कहानी याद दिलाती है
कि हर बड़े अपराध की परछाई में एक साधारण इंसान की टूटी हुई जिंदगी होती है, और वो पैसा 2.61 मिलियन पाउंड में से पुलिस कुल 4 लाख पाउंड के करीब ही बरामद कर पाई। बाकी पैसा आज तक लापता है। दशकों से लोग इसे ढूंढते रहे हैं। कुछ का मानना है कि पैसा विदेशों में कहीं छिपाया गया, कुछ का कहना है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में खर्च किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पैसा कहाँ गया, ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक ऐसी घटना बन गई जिसने ब्रिटेन को झकझोर दिया। इसने पुलिस को फॉरेंसिक साइंस को और गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। इसने रेलवे सिस्टम की सुरक्षा को पूरी तरह बदल दिया। इस पर दर्जनों किताबें लिखी गईं, कई फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। लुटेरों को समाज के एक हिस्से ने एंटी हीरो की तरह देखा, जिन्होंने सिस्टम को चुनौती दी। लेकिन जो सच है वो ये है कि इन लोगों ने जो किया उसकी कीमत उन्होंने भी चुकाई, और जैक मिल्स ने भी। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी हमें एक सबक देती है जो हर दौर में सच रहेगा। प्लान कितना भी परफेक्ट हो, दिमाग कितना भी तेज हो,